क्लासेस में चलेगा बिजनेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो मेन टॉपिक है वो है हमारा एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, मैनेजमेंट का एवोल्यूशन कैसे हुआ था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम मैनेजमेंट के एवोल्यूशन की बात करें तो पहले क्लासिकल मैनेजमेंट था और उसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट था। जब क्लासिकल मैनेजमेंट, प्लीज बातें बंद रखिए, बातें बंद रखिए और क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एक सेकंड। सबसे पहले क्लासिकल मैनेजमेंट में आया था जहां पर हम शुरुआत में बात करते थे एफिशिएंसी की। हमारा फोकस ये होता था कि हम प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें, हम एफिशिएंसी पे फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी होनी चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न मैनेजमेंट आ गया वो फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस कर दिया। मतलब उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है, आपको हर चीज पे काम करना है, आपको हर चीज पे फोकस करना है। तो वो किसका हिस्सा बन गया? वो आपका एफिशिएंसी मैनेजमेंट का हिस्सा बन गया। हमारे सिलेबस में जो ज्यादा पूछा जाता है वो दोनों से पूछा जाता है, मॉडर्न मैनेजमेंट से भी पूछा जाता है और क्लासिकल मैनेजमेंट से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी या एवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? एवोल्यूशन की जरूरत इस वजह से पड़ी है क्योंकि यहां पर जो चेंजिंग एनवायरमेंट है, लगातार चीजें चेंज हो रही हैं। आज से 100 साल पहले जो चीजें थी वो आज नहीं है, और जो आज है वो आज से 100 साल के बाद नहीं होंगी। तो इस वजह से हमेशा एक अडेप्टेबिलिटी की जरूरत होती है, एक चेंज की जरूरत हमेशा महसूस होती है। तो अगर हम मैनेजमेंट की थ्योरीज को क्लासिफाई करें तो सबसे पहले हमारे पास क्लासिकल मैनेजमेंट आता है। देखो, क्लासिकल मैनेजमेंट है जो लेट 90s में शुरू हुआ है और 20th सेंचुरी के स्टार्ट तक है वो मोस्टली ये चला है। तो इसके अंदर तीन तरीके की अप्रोच आती है, मैंने आपको बताया था। आप इसको सब टीवी आता है ना, सबसे याद रख सकते हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी। तो ये तीन कॉन्सेप्ट यहां पर आते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है, ब्यूरोक्रेसी आता है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है। मतलब एफडब्ल्यू टेबल आता है, हेनरी फ्यूल आता है और जो मैक्स वेबर आता है। इन तीन अप्रोचेस से सवाल है वो बनता है। तो सबसे पहले एम्फेसाइज स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों ने जो मेन बात बोली वो ये थी कि सब चीजें स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, हमें पूरा फोकस एफिशिएंसी पे करना है और हमें फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में क्या करना है, हमें बात करनी है। तो सबसे पहले एफडब्ल्यू टेलर आया जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, उसके बाद हेनरी फ्यूल आया जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी दी, और तीसरे नंबर पे मैक्स वेबर आया जिसने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के बारे में बात की। जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर का आ गया जिसका पर्पस ये था कि हर चीज है वो साइंस के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द साइंस। तो साइंस ने जो बोल दिया है उसके हिसाब से हमें सब कुछ करना है। ट्रेनिंग साइंस के हिसाब से होनी चाहिए, टूल साइंस के हिसाब से होना चाहिए, हर चीज साइंस के हिसाब से होना जरूरी है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया था किसने? फ्रेडरिक टेलर ने 90s के टाइम पे। कॉन्सेप्ट क्या था? फोकस ऑन साइंटिफिकली एनालाइजिंग टास्क फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। जितने भी टास्क है उसको साइंटिफिक तरीके से एनालाइज किया जाए जिससे कि एफिशिएंसी उसको एनहांस किया जा सके यूजिंग टाइम एंड मोशन स्टडी। और इसने एक तरीका यूज किया था जिसका नाम था टाइम और मोशन स्टडी, जिसके अंदर ये फोकस था कि जो टाइम है हर चीज का स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, और मोशन स्टडी की जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जा रहे हैं, मतलब एक काम को अगर चार स्टेप से किया जा रहा है और अगर उसको 2 से किया जा सकता है तो बाकी के 2 स्टेप्स को क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। तो की प्रिंसिपल क्या थे? टास्क स्पेशलाइजेशन है कि हर चीज स्पेशलाइज होनी चाहिए। फेयर कंपनसेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम बोलते हैं, जो एचआरएम में भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, पीस रेट सिस्टम। तो पीस रेट सिस्टम क्या बोलता है कि आप जितना काम करोगे आपको उतना उसका आउटपुट मिलेगा, जितना काम करोगे उतना आपको रिजल्ट है वो दिया जाएगा। एंड स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग, और जो ट्रेनिंग है वो स्टैंडर्डाइज तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए जो टूल्स है वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। एग्जांपल, टेलर्स मेथड लेड टू हाई प्रोडक्टिविटी बट इंक्रीज वर्कर डिसैटिस्फैक्शन ड्यू टू रिजिडिटी। अब इसने प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो लेबर थी उनको लगा कि यार ये डिसैटिस्फाइड है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिक्स हो गया था सब कुछ। आउटकम, सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी गेन, एफिशिएंसी बढ़ गया, लेकिन जो वर्कर थे उनको एज अ मशीन ट्रीट किया जा रहा था। सिर्फ ये माना जा रहा था कि जो वर्कर है वो एक मशीन है, वो एसेट नहीं है, वो आपके लिए एक मशीन का काम कर रहे हैं और आप उनसे जितना चाहो उतनी आउटपुट निकाल सकते हो। इसको फिर काउंटर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आता है जिसमें आपने पढ़ा है 14 प्रिंसिपल्स आते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में क्या आता है? इट वाज पायनियर्ड बाय हेनरी फ्यूल इन अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। कॉन्सेप्ट क्या है? एम्फेसाइज 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो इसने क्या किया था? इसने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात की। ठीक है, वही जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और वो बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है, क्या होता है डिमांड, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वो सब चीजें। की प्रिंसिपल क्या है? इसने कुछ फंक्शंस दिए कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये पीओसीसी मैंने आपको बताया था। इसने पहली बार मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस डिस्कस किया। फ्यूल्स प्रिंसिपल सच एज डिवीजन ऑफ वर्क, हर काम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, एंड यूनिटी ऑफ कमांड, और हर काम है वो उसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में जाएगी और एक टाइम पे आपको एक ही बंदा क्या देगा? ऑर्डर देगा। आर वाइडली यूज्ड इन स्ट्रक्चरल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। और आज के समय में जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनको यूज करने के लिए, उनके लिए हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? काम करते हैं। तो आउटकम क्या है? प्रोवाइडेड अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनको कंट्रोल करने के लिए ये जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा काम करे। लेकिन क्योंकि आज के टाइम पर डायनामिक एनवायरमेंट आ गया है तो डायनामिक एनवायरमेंट पे इन सब चीजों को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है।
इसके बाद आता है नौकरशाही प्रबंध, जिसको ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। ब्यूरोक्रेट किसको बोलते हैं? जैसे जो एमपी, एमएलए, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर है, ये ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जहां पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है अगर आप कुछ निकालना चाहते हो। सो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? इट वाज डेवलप्ड बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने इसको डेवलप किया था। द कॉन्सेप्ट वाज एडवोकेटेड फॉर अ फॉर्मल स्ट्रक्चर विद क्लियर रूल्स, हायरार्की एंड रूल्स। तो बोल दिया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, जिसके बहुत सारे रूल्स होंगे, जिसकी बहुत सारी हायरार्की होंगी, जिसके बहुत सारे लेवल्स होंगे, जो भी उस लेवल्स के अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो की फीचर्स में क्या आ गया? इम्पर्सनल, मतलब आपका वहां पे कुछ नहीं है, सब कुछ इम्पर्सनल है। दूसरा मेरिट बेस्ड एडवांसमेंट, जो जितनी मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा। स्टैंडर्डाइज रूल्स, हर चीज को रूल्स के हिसाब से काम करना है। और देन आ जाता है फिक्स जॉब, हर किसी को पता है कि मेरा क्या रूल है, मुझे किस तरीके से काम करना है। जैसे एग्जांपल, जैसे बताया ना, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर, आप कोर्ट में चले जाओ, आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में चले जाओ, आप आर्मी में चले जाओ, आप एमपी एमएलए के सिस्टम में चले जाओ, यहां पर ये ब्यूरोक्रेसी को यूज किया जाता है। इसने ऑर्गेनाइजेशन की कंसिस्टेंसी को बढ़ा दिया है, लेकिन ये सबसे ज्यादा रिजिड है। मतलब इन तीनों में से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रिजिड कौन है, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये सबसे ज्यादा क्या है? रिजिड है। अब ये क्लासिकल अप्रोच थी, उसके बाद न्यू क्लासिकल अप्रोच आती है। अब इन क्लासिकल्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था बेटा? इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि ये इंसानों को मशीन की तरह ट्रीट करते थे। व्हाट दे डू? दे ट्रीट पीपल एज मशीन्स। तो वो लोगों को मशीन की तरह ट्रीट करते थे, जिसकी वजह से हमें लगा कि ये कुछ चेंज की जरूरत है। तो फिर एक न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट आती है 1930 से 50 के बीच में, जहां पर ह्यूमन रिलेशन की बात की जाती है। सबसे पहली बार जहां पर ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात की जाती है, जो एल्टन मायो है, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, तो उसकी हॉथन स्टडी आती है। अब्राहिम मास्लो की एक हायरार्की ऑफ नीड्स आती है, ठीक है। अब्राहिम मास्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स दी है। एग्जांपल, मायोस हॉथन स्टडी रिवील दैट इंप्लाइज प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्ड व्हेन दे फेल्ट वैल्यू। तो इसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि जो इंसान है, उनको एक अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने रहे, ठीक है। मतलब उनको महसूस हो कि हम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। जैसे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हमने पढ़ा था। तो इसने हॉथन एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके अंदर इसने बोला था कि अगर लोगों को आप सोशल ग्रुप्स में रहने का मौका दोगे, अगर आप लोगों को इनफॉर्मल ग्रुप्स में रहने का मौका दोगे, तो वो ज्यादा तरक्की करेंगे, वो ज्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो एल्टन मायो का कॉन्सेप्ट था। उसके साथ साथ इसी अप्रोच के अंदर मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरीज भी आ जाती हैं, और इवन के जो थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई और थ्योरी जेड है, वो भी इसी अप्रोच के अंदर आती है। तो आउटकम क्या निकला? इनकरेज मैनेजर टू कंसीडर एम्प्लॉइज मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन, शिफ्टिंग फोकस टू पीपल सेंटर्ड मैनेजमेंट। तो यहां पर पहली बार इंसान को एज अ सोशल एनिमल कंसीडर किया गया, सोशल मैन कंसीडर किया गया, कि जो मैनेजमेंट है वो लोगों की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी टारगेट टू द पीपल, इट शुड बी टारगेट टू द पीपल, कि इसका जो फोकस है, जो इसका टारगेट है, वो किस पे होना चाहिए बेटा? वो लोगों पे होना चाहिए। लोग अगर अच्छे से काम करेंगे, मतलब आप लोगों को सही से ट्रीट करोगे, तभी वो आपके लिए अच्छे से काम करेंगे। अगर आप लोगों को सही से ट्रीट नहीं करोगे, दे विल नॉट वर्क, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको करना पड़ेगा। तो ये जो न्यू क्लासिकल है, इसमें सबसे पहला जो अप्रोच आती है वो आप लोगों की एल्टन मायो का आता है, जिसने हॉथन स्टडीज किया था 1930s में। और इसके अंदर उसने फोकस किया था कि जो सोशल इंटरेक्शन है और जो एम्प्लॉय का मोरल है, वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। सोशल इंटरेक्शन है और जो एम्प्लॉय मोरल है, ठीक है। मतलब आप अगर उनको सोशलाइज होने का मौका दोगे, तो वो आपके लिए असर्ट का काम करेंगे, और वो आपस में बातचीत करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। फैक्टर्स लाइक रिकॉग्निशन, मतलब उनको रिकॉग्नाइज करो, उनको सोशल इंटरेक्शन करने का मौका दो, उनको जो ग्रुप डायनामिक्स है उस पर फोकस करना चाहिए। मतलब उनको टीम में काम करने के लिए, ग्रुप में काम करने के लिए क्या करो? मोटिवेट करो। ऑर्गेनाइजेशन टुडे यूज टीम बिल्डिंग, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्ट्रक्चर यूज होता है ना, तो वो भी इसी का हिस्सा है। आउटकम, शिफ्टेड फोकस फ्रॉम प्योरली टेक्निकल टू ह्यूमन सेंटर। तो जो पहले टेक्निकल एफिशिएंसी थी, मतलब इंसान को एज अ मशीन कंसीडर किया जाता था, अब पहली बार इंसान को एज एन एसेट कंसीडर किया गया, ठीक है। इंसान है वो एक एसेट है, और हमें उस एसेट पे भरोसा करना चाहिए, हमें उस एसेट को एसेट की तरह कंसीडर करना चाहिए। इसके बाद फिर कुछ मॉडर्न मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक है। मॉडर्न मैनेजमेंट में कुछ और नई चीजें आ जाती है 1950s में। इंटीग्रेटेड, मतलब अलग अलग तरीके से चीजों को, अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से है ना, इनोवेशन के हिसाब से। जैसे पीटर एफ ड्रकर है, इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दिया। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ बेटा? कि जो मैनेजमेंट है वो बाय ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, ठीक है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करो, लोगों को साथ में लेके ऑब्जेक्टिव सेट करो, हर बंदे के अपने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और जो भी काम करना है वो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से करना है। और दूसरा, हर्बर्ट सिमन डिसीजन थ्योरी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपने ये छोटा सा सर्च करना है कि जो डिसीजन थ्योरी है वो क्या है, ठीक है। पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कल को पूछ ले कि डिसीजन थ्योरी किसने दी थी, हर्बर्ट सिमन के द्वारा दी गई है। तो इसको आपने थोड़ा सा सर्च कर देना है। जैसे एमबीओ का मतलब क्या हुआ? अलाइन इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फॉर बेटर आउटकम। अब इसका फोकस क्या है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अलाइन कर दो, किसके साथ? मैनेजमेंट के गोल्स के साथ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, उसको इंडिविजुअल गोल्स के साथ अलाइन कर दो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो अचीव हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल्स हैं उनके गोल्स भी क्या हो जाए? अचीव हो जाए। अगर इंडिविजुअल्स के गोल्स भी क्या हो जाएंगे? अचीव हो जाएंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? काम करना आसान हो जाएगा। इट विल बी इजी फॉर अस। आउटकम क्या निकल के आया? इसने फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को अडेप्टेबल, मतलब चेंज है, क्योंकि देखो 21वीं सेंचुरी में आ गए हैं, 20वीं शताब्दी के बाद की बात कर रहे हैं, या 20 के मिड में, तो सब चीजें चेंज हो गई हैं, ठीक है। आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, ठीक है। बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी, तो उस हिसाब से चीजों को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सिस्टम अप्रोच, ठीक है। अभी सिस्टम अप्रोच को ना, एक तो ये वाला बंदे का नाम है लोडोक वॉन बर्नपली, इसका और एक और बंदे का नाम है, ठीक है। इनके ना नाम अलग अलग, क्योंकि इस कंट्रीब्यूशन में 3-4 अलग अलग लोगों ने दिया रहता है, ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसान देखने को मिल सकता है, तो आप 2-3 नाम याद रखेंगे, ठीक है, जो अभी मॉडर्न थ्योरीज आती है उसमें। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपार्टमेंट्स का हिस्सा है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे सब सिस्टम्स का
सब सिस्टम का हिस्सा है, वो सब सिस्टम मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट्स मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो डिपार्टमेंट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, उस पूरे सिस्टम की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो सिस्टम में आईपीओ चलता है, मतलब एक साइड में इनपुट आती है, फिर प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट निकल के आता है। सो ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इंडिपेंडेंट। ये क्या बोल रहा है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पार्ट्स हैं बेटा वो क्या है, सारे पार्ट्स इंडिपेंडेंट है, और उनको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें साथ में लेके चलना चाहिए। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वॉल्व मल्टीपल डिपार्टमेंट कोलैबोरेटिंग फॉर एफिशिएंट प्रोडक्ट डिलीवरी। अब आपने प्रोडक्ट बना दिया, अब उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन के कई डिपार्टमेंट्स को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट ही उसमें क्या करेगा, काम कर सकता है। सो प्रोडक्ट प्रोवाइडेड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा सिस्टम है और उसके छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, सारे पार्ट्स उस बड़े पार्ट्स के अंदर काम करते हैं। जिस जहां पर बड़े पार्ट्स की इंपॉर्टेंस है वहां पर छोटे पार्ट्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, छोटे पार्ट्स की भी अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आता है कंटीजेंसी अप्रोच। अब कंटीजेंसी अप्रोच में भी कई लोगों के नाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जॉन वुडवर्ड का आएगा, पॉल लॉरेंस का हो जाएगा, जे लॉश का हो जाएगा। अब जो कंटीजेंसी अप्रोच है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट की थीम क्या थी, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, की बोल रहा है कि एक काम को करने का एक बेस्ट तरीका होना चाहिए, किसी भी काम को करना है तो एक बेस्ट तरीका होना चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं कि कोई रूल नहीं है, देयर इज नो रूल। तो बोल रहा है कि किसी भी काम को करने का एक तरीका नहीं है, जिस तरीके की सिचुएशन है, कॉन्टिजेंसी का मतलब है जिस तरीके की सिचुएशन है उस तरीके की आपको अप्रोच पूछी जाए, वहां उस तरीके का तरीका आप यूज करोगे। सो मैनेजमेंट प्रैक्टिस मस्ट अडैप्ट बेस्ड ऑन सिचुएशनल वेरिएबल। जिस तरीके की सिचुएशन होगी, जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस होंगे, आपको उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इफ देन अप्रोच बोल सकते हो। सो की प्रिंसिपल, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो जिस तरीके का कॉन्टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सो एग्जांपल क्या है, स्टार्टअप मेड ऑफ द फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर मोर फॉर्मल। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग का है, हर चीज फिक्स है, तो वहां पर फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अगर कोई एडिटेक आ रहा है, कोई इनोवेट, कोई स्टार्टअप आ रहा है, कोई नई कंपनी आ रही है, तो उनका कोई सिस्टम नहीं है, तो उनको अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। इससे क्या निकल के आता है, प्रमोटेड अडैप्टिव मैनेजमेंट हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू डाइवर्स सिचुएशन। तो जितनी भी डाइवर्स सिचुएशंस हैं, उन सभी डाइवर्स सिचुएशन में आप कंटीजेंसी अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हो। आप वहां पर कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या कोई ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट यूज दीज मेथड। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीजों को चेंज करना पड़ेगा, आपको चीजों को सही तरीके से लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद कुछ नई अप्रोचेस आज के टाइम पे आती है, जैसे टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये एडवर्ड्स डेमिंग के द्वारा दिया गया था। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, फोकस ऑन कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू क्वालिटी कंट्रोल। कि आप जो भी क्वालिटी दे रहे हो, आपके जो प्रोडक्ट है, जो आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का हिस्सा। अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, वही उस चीज का मेन फोकस है। तो कस्टमर पे फोकस करना है, इंप्लॉय की इन्वॉल्वमेंट पे फोकस करना है, ओवरऑल मैनेजमेंट की क्वालिटी पे फोकस करना है, एंड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट पे क्या करना है, फोकस करना है। एमसीक्यू का 1.0 का पूरा कोर्स है, आपको दिया हुआ है, उसमें 1000 एमसीक्यू है, उसकी जाके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एमसीक्यू ऑलरेडी दे रखे हैं आपको, आप उनकी प्रैक्टिस करें। जैसे ये जो केजन अप्रोच है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का है। केजन का मतलब क्या हुआ कि हर रोज थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहे, ठीक है, मतलब स्मॉल इंप्रूवमेंट है, तो वो इसका हिस्सा है। आउटकम क्या है, एनहांस क्वालिटी। अगर आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इस्तेमाल करोगे तो उससे क्वालिटी निकल के आएगी, जो वेस्टेज है वो खत्म हो जाएगा, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा। वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज होती हैं, उन सारी चीजों को, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो फिर लोग हैं वो आपके बिजनेस में से बाहर चले जाएंगे, वो आपको छोड़ देंगे। सो सिग्निफिकेंस तो सिंपल सी बात है, टाइम के साथ साथ चीजें चेंज हो रही हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। हर मैनेजमेंट की अप्रोच के अपने कुछ टूल्स हैं, हर मैनेजमेंट के अपने कुछ चैलेंजेस हैं, वो सब चीजों की बात कर रहा हूं। दूसरा, इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी। एवोल्यूशन इन मैनेजमेंट थ्योरीज हैज इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर फ्लेक्सिबल। और ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के बारे में बहुत बोला गया है। इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड कल्चर और प्रोडक्टिविटी है वो टाइम के साथ साथ क्या होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन, डाइवर्स मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव इक्विप मैनेज टू अप्लाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो सिचुएशनल नीड्स है। अब हर जगह पे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बोलोगे हाँ हर जगह पे क्या यूनिटी ऑफ कमांड, नहीं भैया, नहीं लग सकता है, तो खुद ही वो फंक्शनल फोरमैनशिप में उस चीज को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए इसका एक कंपैरेटिव चार्ट बना दिया है, जिससे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। पहले क्लासिकल आते हैं, फिर न्यू क्लासिकल आते हैं, फिर मॉडर्न अप्रोच आते हैं। इससे पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे जो क्लासिकल अप्रोच है वो 90s और अर्ली 20s में आई है। न्यू क्लासिकल है वो 1930 से 50 के बीच में आता है, और 1950 के बाद जो आती है वो मॉडर्न अप्रोच का हिस्सा बनती है। तो मेन फोकस किसका, इसके जो क्लासिकल अप्रोच है इसमें जो मेन फोकस था वो एफिशिएंसी और स्ट्रक्चर पे था, कि हमें एफिशिएंसी पे फोकस करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, एंड थ्रू स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल्स, मतलब जो रूल्स बना दिए जैसे ब्यूरोक्रेसी में है ना, वो चीज। यहाँ पर ह्यूमन रिलेशंस पे फोकस किया, एम्फसाइज एम्प्लॉय की नीड्स, उसकी मोटिवेशन को, उसके पर्सनल रिलेशंस, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, एम्फसाइज सिस्टम थिंकिंग, कंटीजेंसी प्लानिंग एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंज एनवायरनमेंट, ठीक है, कि लगातार टाइम के साथ साथ आप किसी तरीकों को, चीजों को कैसे चेंज कर सकते हो। कंट्रीब्यूटर है इसमें सिंपल है, टेलर आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल का आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी आ जाता है। यहाँ पर एल्टन मायो ने हॉथर स्टडीज दी है, एल्टन मायो ने हॉथर स्टडी दी है, अब्राहिम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी है। उसके बाद
डॉगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर पीटर ड्रकर ने दिया है, हर्बर्ट सिमन की डिसीजन थ्योरी है, सिस्टम अप्रोच है वो लॉडिक और वॉन बेंटली के द्वारा दी गई है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारा पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर है, क्योंकि सारी चीजें स्ट्रक्चर के हिसाब से चलती हैं, फॉर्मेलिटीज के हिसाब से चलती हैं, सब चीजें स्टैंडर्डाइज होती हैं, मतलब प्रोसीजर एंड टास्क आर स्टैंडर्डाइज फॉर एफिशिएंसी। हर काम को किस तरीके से करना है ये आप डिसाइड करते हो, हर काम को किस तरीके से किया जाएगा। और यहाँ पर तीसरे नंबर पे आता है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, कि अब पूरा ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी, मतलब आगे टॉपिक भी आएगा आपका अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी, कि जो अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी है वो किस तरीके से साथ में मिलकर चलती है, ठीक है। जहां पर ऑथराइज अथॉरिटी होती है वहां पर साथ साथ में रिस्पांसिबिलिटी भी होती है। दूसरा, अगर न्यू क्लासिकल की बात करें तो इसमें एम्प्लॉय सेंटर हो गया, क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस की बात हो गई है, सेटिस्फेक्शन पे फोकस किया गया, ग्रुप डायनामिक्स पे फोकस किया। दूसरा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या हुआ, एम्फेसाइज ऑन सोशल नीड्स एंड इनफॉर्मल रिलेशन इन द वर्क प्लेस। किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छे वर्क प्लेस में जो अच्छे बेहतर रिलेशनशिप है उसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन, रिकॉग्नाइज द सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज आर मोर प्रोडक्टिव, कि अगर लोगों को आप जॉब से उनसे सेटिस्फाई रहेंगे तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। और मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर देखा जाए तो सिस्टम थिंकिंग है, कि जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंटररिलेटेड कांसेप्ट्स का हिस्सा है। दूसरा कंटीजेंसी बेस्ड है, आने वाले समय में किसी भी चीज को आप एक ही जगह पर, मतलब एक ही चीज को आप अलग अलग जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको हर चीज को क्या करना पड़ेगा बेटा, चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, एम्फेसाइज ऑन फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिंग टू अ डायनामिक एनवायरनमेंट। किस तरीके से आप आने वाले समय में डायनामिक एनवायरनमेंट्स को क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरीके से चीजों को चेंज किया जा सकता है। सो दैट इज डायनामिक एनवायरनमेंट, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, ये इसका हिस्सा है। उसके बाद अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये बोलता है कि तो हर काम को करने का एक तरीका है, हर काम स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, टाइम मोशन स्टडी पे फोकस करना चाहिए और एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को एक प्रोसेस की तरह कंसीडर किया है और उसके साथ साथ 14 प्रिंसिपल्स भी दिए हैं, जिन प्रिंसिपल्स में सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। और ब्यूरोक्रेसी में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक हायरार्की चलती है, बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे रेगुलेशंस आपको फॉलो करनी पड़ती है। और न्यू क्लासिकल में सबसे पहले ह्यूमन आता है, जिसमें एम्फसाइज किया जाता है एम्प्लॉइज की सेटिस्फेक्शन पर, एम्प्लॉइज के मोरल पे और एम्प्लॉइज की मोटिवेशन पे। बिहेवियरल एस्पेक्ट में क्या देखा जाता है, रिकॉग्नाइज सोशल नीड्स एंड द इंपैक्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, किस तरीके से हम सोशल नीड्स हैं और जो ग्रुप का जो इंपैक्ट किया देखा जा सकता है ग्रुप डायनामिक्स का, उस पर क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। और अगर मॉडर्न अप्रोचेस में देखा जाए तो सबसे पहले सिस्टम अप्रोच है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक क्या है, हमारा एक सिस्टम है और उस सिस्टम में आईपीओ चलता है। और उसके बाद कॉन्टीजेंसी अप्रोच आता है। कॉन्टीजेंसी अप्रोच किसके बारे में बोलता है बेटा, कॉन्टीजेंसी में बोला जाता है कि मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप जिस तरीके की सिचुएशन उस तरीके से डिसीजन लेते हो। और देन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, जिसमें फोकस किया जा रहा है ओवरऑल मैनेजमेंट पे, दूसरा कस्टमर को सेटिस्फाई पे, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखें, आपके कस्टमर जितने सेटिस्फाई रहेंगे उतना आप ऑर्गेनाइजेशन में आगे तरक्की कर पाओगे, उतना आप ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर पाओगे। अब एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, यहाँ पर टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, या फ्यूल का है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर हेनरी फ्यूल के जो सिस्टम है उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हॉथॉर्न स्टडीज है वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीज वेयर हाइलाइटेड द इंपैक्ट ऑफ सोशल फैक्टर्स, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को साथ साथ में लेके चलते हैं। और जो टोयोटा ने केस यूज किया है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट पे, लगातार उसको क्या कर सकते हैं, हम इंप्रूव कर सकते हैं। और साथ में मॉस्लो की हायरार्की नीड्स है, ये तो आपने पढ़ा है और हम आगे भी मोटिवेशन की थ्योरीज में इसको पढ़ने वाले हैं। अगर प्रॉफिट्स एडवांटेजेस की बात की जाए तो इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, क्योंकि सारी चीजों को स्ट्रक्चर कर दिया गया है। स्ट्रक्चर होने से, अगर सारी चीजों को स्ट्रक्चर कर दिया गया है तो बेटा आप उस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस से क्या कर सकते हो, अपनी आउटपुट को निकाल सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। दूसरा क्लियर अथॉरिटी, डिफाइंड रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, तो ये अकाउंटेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंश्योर हो जाएगी। हायर जॉब सेटिस्फेक्शन, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ती है, क्योंकि आपको इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। दूसरा इंप्लॉइज के साथ रिलेशन, अच्छा सोशल एनिमल की तरह कंसीडर किया जा रहा है, सोशल मैन की तरह कंसीडर किया जा रहा है, तो वहां पर आपके जो मोरल और इंटरपर्सनल रिलेशन है वो भी क्या होते हैं बेटा, इंप्रूव होते हैं। यहां पर आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी से ढाल सकते हो। और होलिस्टिक व्यू, होलिस्टिक व्यू का मतलब कंसीडर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, आप बढ़िया तरीके से डिसीजन मेकिंग ले सकते हो होलिस्टिक व्यू में सारी चीजों को कंसीडर करके। लेकिन जहां पर बहुत सारे फायदे हैं वहां पर आपको कुछ ना कुछ नुकसान भी इसके देखने को मिल सकते हैं। कौन से, पहला ये तो रिजिडिटी है, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन नॉट चेंज, तो लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी है, कोई चेंज नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर इंसानों को मशीन की तरह कंसीडर किया गया है, इस वजह से जो ह्यूमंस के जो ह्यूमन रिलेशन एलिमेंट है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर निगलेक्टेड हो जाता है, वो यहाँ पर पूरी तरह से इग्नोर होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए लिमिटेड फोकस ऑन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर पे जो फोकस है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। लैक एम्फेसाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, वो तो यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा सब्जेक्टिव एस्पेक्ट, अब ह्यूमन रिलेशन है, हर किसी का एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, मेरे लिए उसका मतलब कुछ और है, तुम्हारे लिए उसका मतलब कुछ और है, तीसरी पर्सन के लिए उसका मतलब कुछ और है। इंप्लीमेंटेशन चैलेंज है, कॉन्टीजेंसी अप्रोच को, सिस्टम अप्रोच को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी, अब लगातार इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, डायनामिक्स आ रहे हैं, इनोवेशन आ रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो इन सब चीजों को अप्लाई करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आपका एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट था, वो मैंने आपको इंडिविजुअली भी पढ़ा दिया है, उसके बाद इसको मतलब इस तरीके से भी हमने पढ़ा दिया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाएगा, कहां पर कौन कौन सा डिपार्टमेंट होगा, कौन सा वर्क रोल होगा, क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन होगा, कौन किसको एड्रेस कर रहा होगा, कौन किसको कमांड दे रहा होगा, कौन किससे ऑर्डर ले रहा होगा। तो इन सब चीजों को मिला के क्या बोलते जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब इट डिफाइन द फ्रेमवर्क विद इन विच एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक्टिविटीज को, अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, एक्टिविटीज को अरेंज किया जाता है और उनको आपस में कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके। इट आउटलाइन द हायरार्की, इसके अंदर आपको प्रॉपर एक हायरार्की नजर आती है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है, और रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन में कौन से रोल प्ले करने वाले हो, हेल्पिंग स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड इंप्रूव कम्युनिकेशन, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है या फिर इंटर रिलेशन है या फिर कोऑर्डिनेशन है, उन सब चीजों को क्या किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, वो सारी चीजों को सही सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ाया जा सकता है। वी कैन हेल्प, हम इस पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स के पैटर्न्स की क्या करते हैं, बात करते हैं। अब इसकी महत्वता क्या है या इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाती है, आपको पता है कि आपकी क्या अथॉरिटी है, आपको पता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अकाउंटेबिलिटी अपनी आप आ जाएगी, जवाबदेही अपने आप आ जाएगी। देन आता है प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन चैनल अक्रॉस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो पता चल जाते हैं कौन किसको एड्रेस कर रहा है। दूसरा यूनिफॉर्मिटी इन प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल काफी इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर किसी को पता है उसका क्या काम है, हर किसी को पता है उसकी क्या जिम्मेवारी है, हर किसी को पता है उसने क्या करना है। तो जब हर चीज क्लियर हो गई है तो फिर उस केस में जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन और मतलब तीनों चीजें आ जाएंगे, देखो तीनों वर्ड याद रखने, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ही हिस्सा होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर दैट कैन अडॉप्ट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड, और अगर कल को ऑर्गेनाइजेशन को आप एक्सपैंड कर रहे हो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हो, अब ये सोच रहे हो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को और आगे लेके जाना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाना है, तो उस केस में ये सब चीजें भी क्या करना, अप्लाई करना क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। इट इज क्वाइट पॉसिबल टू अप्लाई दीज थिंग्स। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं, जैसे सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर, रेखा संरचना। इसका मतलब होता है जो आप, जिसको आप आर्मी स्ट्रक्चर भी बोल देते हो। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली, ठीक है, जैसे आर्मी में होता है ना, जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट, वो सब चीजें। सो टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट मैनेजमेंट, ईच एम्प्लॉय रिपोर्ट डायरेक्टली टू वन सुपरवाइजर एंड चेन ऑफ कमांड इज क्लियर। तो प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होता है, प्रॉपर चेन ऑफ कमांड है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, आपको पता है कि आप किसको एड्रेस करने वाले हो, आपसे ऊपर एक बॉस बैठा हुआ है, उसका आगे बॉस बैठा हुआ है, इस तरीके से एक वर्टिकल तरीके से क्या करता है, चेन ऑफ कमांड चलती है। की फीचर्स क्या है, पहली बात क्लियर चेन ऑफ कमांड है, हर किसी को पता है कि कौन किसको, कौन किससे ऑर्डर ले रहा है, कौन इसको ऑर्डर दे रहा है। सिंगल रिपोर्टिंग लाइन, जो रिपोर्टिंग लाइन है वो एकदम से सिंगल है, सिंगल रिपोर्टिंग लाइन में सारी चीजों को क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि आपको एक ही जगह पर, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको एक ही जगह पर जो पावर है वो सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, जब पूरा मैनेजमेंट ऊपर से कंट्रोल कर रहा है तो सब चीजें सही तरीके से चलती है। तो एग्जांपल, स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप विद इन अ सेम सिंपल हायरार्की सच एज फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट, ठीक है, जो फैमिली के रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो छोटी छोटी चेन्स होती हैं, वो इसको इस्तेमाल करती हैं। फायदे क्या है, देखो सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि बहुत ही सिंपल और क्लियर स्ट्रक्चर है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्विक डिसीजन मेकिंग, बड़े आराम से डिसीजन मेकिंग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है क्योंकि सारी पावर आपके पास रहती है, और अकाउंटेबिलिटी है, वो पता होती है कौन किसको आंसर देगा, कौन किसको आंसर नहीं देगा, वो सब पता होता है। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो क्योंकि स्पेशलाइजेशन नहीं है, बस तुम अपना काम कर रहे हो, आपसे ऊपर वाले का, मैनेजर्स पे वर्कलोड बढ़ जाएगा और मे नॉट बी सुटेबल फॉर। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो बेटा वहां पर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अब उसके बाद इसके रेखा मतलब स्टाफ के, इसको एक स्टाफ स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। तो स्टाफ का काम सिर्फ और सिर्फ आपको सजेशन देना होता है, आप उनकी बात को मानो ना मानो, अगर आपने उनकी बात को मान के कुछ डिसीजन ले लिया तो वो स्टाफ फिर जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है, मतलब अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ही की रहेगी। तो इसमें क्या कर देते हैं, आपको एक स्टाफ पोजीशन दे देते हैं जो आपको स्पेशलाइज सपोर्ट, जैसे कोई फाइनेंस से रिलेटेड सपोर्ट है, कोई अकाउंट से रिलेटेड सपोर्ट है, वो प्रोवाइड किया जाता है। सो इट कंबाइन लाइन स्ट्रक्चर विद एडिशनल स्टाफ पोजीशन टू प्रोवाइड स्पेशलाइज सपोर्ट एंड एडवाइस टू लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर है, उनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, लेकिन जो स्टाफ वाले होते हैं उनको एक्सपर्टीज में हेल्प करते हैं। अब उसकी बात को मानना ना मानना उनके अपने हाथ में है, लेकिन अगर मान लिया तो फिर जिम्मेवारी उनकी ही रहेगी। सो ये जो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं वो एचआर के हो सकते हैं, ठीक है, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। अगर की फीचर्स की बात करें तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो वर्टिकल, ठीक है, सेम उसी तरीके से, क्योंकि लाइन स्ट्रक्चर है, विद स्टाफ यूनिट्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जो अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन जो स्टाफ है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे बैठ के उनको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और ये कहां पर अप्लाई होता है बेटा, ये एग्जांपल्स में, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे हॉस्पिटल, वेयर लाइन मैनेजर हैंडल डेली ऑपरेशंस एंड स्टाफ डिपार्टमेंटल ऑफर स्पेशलाइज्ड गाइडेंस। एडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो डायरेक्ट अथॉरिटी के साथ स्पेशलाइज्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग थ्रू एक्सपर्ट एडवाइस, ठीक है, आपको क्योंकि अब एक्सपर्ट्स की एडवाइस मिल रही है तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो रहा है।
लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले तो क्योंकि अब दो लोग आ गए हैं, लाइन और स्टाफ वाले हैं, तो दो लोग हैं डिसीजन लेने वाले हैं, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है, कंफ्लिक्ट हो सकता है, कैन क्रिएट कंफ्यूजन इफ रूल्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, अगर आपको स्टाफ को पता नहीं कि उसका क्या क्या काम है और अगर लाइन को नहीं पता कि उसका क्या काम है, तो फिर उसमें कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, रोल बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड नहीं है। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? फंक्शंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाई बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, ईच फंक्शन इज मैनेज सेपरेटली एंड इंप्लाई रिपोर्टिंग टू देयर फंक्शनल हेड। अब इसमें फायदा क्या होगा? स्पेशलाइजेशन होगी। ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है तो वहां पर सब लोग फाइनेंस वाले होंगे, जितना भी काम होगा फाइनेंस का होगा। क्लियर हायरार्की विद इन फंक्शंस, और फंक्शंस में भी हमें पता होता है कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, जैसे कंपनीज में मार्केटिंग, सेल्स एंड एचआर ऑपरेट्स एज सेपरेट डिपार्टमेंट सच एज मैन्युफैक्चरिंग फर्म। जैसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती है ना, तो वहां पर सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस का, तो उन्होंने कुछ और काम नहीं करना होता, उनकी सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है, अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी को देखना, अपने डिपार्टमेंट के होने वाले कामों को देखना। एडवांटेज क्या है? एफिशिएंसी विद इन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। आप एक ही डिपार्टमेंट का हिस्सा हो तो लाइन ऑफ अथॉरिटी एकदम से क्लियर होती है, एफिशिएंसी विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। लेकिन जो लिमिटेशन है वो सबसे बड़ी यही है कि लिमिटेड क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन कैन लीड टू सिलोस। साइलोस का मतलब होता है ना, एक बंकर बन जाता है, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, वो दूसरों के साथ क्या नहीं, बात नहीं कर सकते। ठीक है, अभी साइलोस पे एप्पल प्लस पे भी एक वेब सीरीज भी आई हुई है, उसका कल आई थिंक सेकंड सीजन आना है, साइलोस। उसमें भी यही दिखाया हुआ है कि दुनिया खत्म हो गई है, कुछ लोग हैं वो एक बंकर के अंदर बस फंस गए हैं, तो वो किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, तो उस वहां से वर्ड आता है साइलोस। साइलोस मतलब एक तरीके से बंकर, जिसमें मतलब एक अपनी दुनिया उनकी बन जाती है, वो दूसरों को कोई के साथ टच में नहीं है। जाना जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो डिविजनल में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है, जहां पर आपको या प्रोडक्ट के हिसाब से या सर्विस के हिसाब से अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है और फिर उसको सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है। सो ऑर्गेनाइज अराउंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, सर्विस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, विद ईच डिवीजन हैविंग इट्स ओन रिसोर्सेज एंड फंक्शन। समझ लो ना कि अगर एक प्रोडक्ट बना दिया, आपको एक प्रोडक्ट दे दिया, एक प्रोडक्ट दे दिया, उसका मतलब क्या होगा कि आपने उस पूरे प्रोडक्ट पे फोकस करना है, बस अब उस प्रोडक्ट की जिम्मेदारी उस डिवीजन को दे दी है, उस पूरे डिवीजन को दे दिया है। सो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है, फ्लेक्सिबल है, ऑटोनॉमी ऑफ ईच डिवीजन है। ठीक है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड हो गया ना, मैनेजमेंट ने अपना एक अपनी जिम्मेदारी उठा के किसी दूसरी डिवीजन को दे दी है। लाइक अ लार्ज कॉर्पोरेशन विद सेपरेट डिवीजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज एंड हेल्थ केयर, लाइक जनरल इलेक्शन। जो जनरिक इलेक्ट्रिक है, ठीक है, इसके अलग अलग डिवीजन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डील करते हैं, ये अप्लायंसेज में भी डील करते हैं और ये हेल्थ केयर में भी डील करते हैं। तो जो हेल्थ केयर है उनका काम सिर्फ हेल्थ केयर का है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हैं उनका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और जो हेल्थ केयर में डील कर रहे हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर का है। इसलिए एडवांटेज, इट फोकस ऑन प्रोडक्ट और रीजनल डिमांड, अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस। जो भी मार्केट में चेंजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं। लिमिटेशन है डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस डिवीजन, पोटेंशियल इंटरनल कंपटीशन। ठीक है, अभी एक डिवीजन मतलब एक प्रोडक्ट बना रही है और बी डिवीजन बी प्रोडक्ट बना रही है, तो उनका आपस में ही क्या हो सकता है, कंपटीशन शुरू हो जाता है। ठीक है, उनका आपस में क्या हो जाता है बेटा, कंपटीशन शुरू हो जाता है। ये भी अपने आप में क्या है, एक बड़ी दिक्कत है जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर की क्या करते हैं, बात करते हैं। क्लियर है, समझ आए? यस। उसके बाद था मैट्रिक स्ट्रक्चर। मैट्रिक स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर को मिला के बन जाता है। ठीक, विद इंप्लाई रिपोर्टिंग टू बोथ फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट जो फंक्शनल डिपार्टमेंट से लेके आता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लेवल पे क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, लिखा हुआ ना बोथ। फंक्शनल मैनेजर जो आपका फंक्शनल हेड है वहां से भी आएगा, और दूसरा जो प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। तो ड्यूल रिपोर्टिंग होती है, मतलब आपको अपने फंक्शनल हेड को भी रिपोर्ट करना पड़ता है और आपके डिविजनल हेड को भी रिपोर्ट करना पड़ता है। तो इसमें कोलैबोरेशन होती है डिपार्टमेंट्स की और रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। लाइक एग्जांपल, अ टेक टीम वेयर प्रोजेक्ट टीम कंसिस्ट ऑफ मेंबर फ्रॉम आर&डी, मार्केटिंग एंड फाइनेंस वर्किंग अंडर टू मैनेजर्स। ठीक है, तो एक टेक टीम बना दी गई है जिसके अंदर आर&डी का काम भी है, जिसके अंदर मार्केटिंग का काम भी है, और ये एक्सेप्शन है यूनिटी ऑफ कमांड का। फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से चला सकते हो, और जो कोलैबोरेशन है, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं दो डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर, और नेक्स्ट इनोवेटिव हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अभी आपको एक टाइम पर दो लोगों की बात को मानना है, आप फंक्शनल हेड की बात को भी मानोगे और डिविजनल हेड की बात को भी मानोगे, तो इस वजह से ड्यूल रिपोर्टिंग की वजह से आपको क्या हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी इन द मैनेजमेंट। और जो मैनेजमेंट में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, इसमें काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये इसकी क्या है, इट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ ड्यूल रिपोर्टिंग है, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑपरेट्स with a core organization that outsource major function or task to external entities or subcontractor, creating a network of independent organization। इसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे आउटसोर्स कर देती है कंपनी, अपने कामों को अलग अलग लोगों को बांट देती है। ठीक है, मतलब आउटसोर्स कर देना। तो आउटसोर्सिंग में क्या हो जाता है, वो अलग अलग एक्सटर्नल एंटिटीज बना लेते हैं। ठीक है, दे मेक एक्सटर्नल एंटिटीज एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स, क्रिएटिंग ए नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेटवर्क बन जाता है आपका इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लीन स्ट्रक्चर हो जाता है, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जो आईटी और कंसल्टिंग फर्म है ना,
वो अपने जो कोर टीम है उनकी अलग होती है और वो बाकी के जो थोड़े थोड़े काम होते हैं वो सब बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया जाता है उसके अंदर। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि आपने कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। हाई एडेप्टेबिलिटी है, आप जिस हिसाब से चाहो अपने को ढाल सकते हो। दूसरा स्पेशलाइज एक्सपर्ट, ठीक है, आपको सारे एक्सपर्ट्स को हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको जिस तरीके के स्किल्स की जो काम की जरूरत है आपको वो क्या हो जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अब क्योंकि आप सब कुछ बाहर से करवा रहे हो, अपनी पूरी जिम्मेदारी उठा के बाहर दे दिया, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं होकर डिपेंडेंट हो गए हो। डिपेंडेंट होने का मतलब है कि आपको उनकी बात को मानना पड़ेगा, आप जो बोल रहे हैं जिस हिसाब से बोल रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। सो डिपेंडेंट हो जाएगा। और पोटेंशियल फॉर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, क्योंकि अब आप एक टाइम पे 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो आपने नेटवर्क्स बना दिया, आप उनके साथ कम्युनिकेशन करोगे तो कम्युनिकेशन में भी बहुत गैप देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक टीम स्ट्रक्चर हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन अराउंड कोलैबोरेटिव टीम दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करने के लिए क्या कर दिया जाता है, टीम बना दी जाती है। तो उस टीम को जिम्मेदारी दी जाती है, उस टीम का एक लीडर बना दिया जाता है, एक टीम का हेड बना दिया जाता है जिसको टीएल बोल दिया जाता है, टीम लीडर होता है। अब वो उसको कुछ लोग असाइन कर दिए जाते हैं जो उसके अंडर काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उस पूरी की पूरी टीम को दे दी जाती है। सो विद लेफ्ट, इसमें कोई हायरार्की वगैरह नहीं होती, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करवाता है। टीम्स आर एम्पावर्ड टू मेक डिसीजन विद इन देयर स्कोप। लाइक फ्लैट हायरार्की होती है, ठीक है, इसमें मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे सब लोग बात कर रहे होते हैं। फोकस ऑन टीम वर्क, जो मेन फोकस होता है वो इसी पे होता है कि किस तरीके से टीम वर्क पे फोकस किया जाएगा। और क्रॉस फंक्शनल टीम है तो जिसके अंदर क्रॉस फंक्शनल पे फोकस किया जाता है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स, क्रॉस फंक्शनल समझ रहे हो ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। जैसे कंपनीज लाइक गूगल एंड एप्पल यूज टीम बेस्ड स्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो एप्पल है, गूगल है, टेस्ला है, तो जब ये अपने प्रोजेक्ट्स, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ये टीम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। एक पूरी टीम और उसको एक टीम हेड दिया जाता है और उसको जिम्मेदारी दी जाती है उस काम को खत्म करने की। एडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनोवेशन देखने को मिलती है, डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज्यादा तेज हो सकता है टीम के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या है, क्योंकि क्लियर अथॉरिटी नहीं होती है, सब कुछ हॉरिजॉन्टल पे होता है, टीम लीडर की बात को आप नहीं भी मान सकते। कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस बिटवीन टीम्स, और टीम के बीच में जो चैलेंज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट बेस्ड। अब प्रोजेक्ट का मतलब होता है ये एक टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, इस प्रोजेक्ट को जो ये स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। सो ऑर्गेनाइज्ड अराउंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट विच टीम असेंबल एंड डिसेंबल बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट नीड। जब उन प्रोजेक्ट की जरूरत होती है वो इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही प्रोजेक्ट बन जाता है, जैसे ही काम हो जाता है तो सब लोग क्या हो जाते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। ऑफन यूज्ड इन इंडस्ट्री वेयर वर्क इज प्रोजेक्ट फोकस्ड सच एज कंस्ट्रक्शन और कंसल्टिंग, ठीक है, जैसे कोई घर बनाना है ना, कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई रोड बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, इस तरीके से चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो टेम्परेरी टीम्स होती हैं, फोकस्ड ऑन प्रोजेक्ट गोल्स, ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट के गोल्स पे फोकस किया जाता है और एडेप्टेबल स्ट्रक्चर होता है। कंस्ट्रक्शन फर्म दैट फॉर्म टीम्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट व्हिच डिसेंबल्ड आफ्टर सेम, मतलब समझ रहे हो ना, आपकी कोई प्रोडक्शन फर्म है तो उनको आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया कि अच्छा ठीक है ये वाला ब्रिज बनाना है, तो आपने उसके लिए अपनी टीम को भेज दिया, जैसे ही ब्रिज बन गया वो टीम बस उसके बाद खत्म कर दिया। तो इस तरीके से एडवांटेज क्या है, पूरा फोकस आपका प्रोजेक्ट पे होता है, आपको पता है कि आपने क्या काम करना है, उस पूरे प्रोजेक्ट पे आपका फोकस होता है। दूसरा, हाई एडेप्टेबिलिटी टू प्रोजेक्ट नीड्स, तो प्रोजेक्ट की जो नीड्स होती है उसके लिए आपकी हाई एडेप्टेबिलिटी रहती है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और आप रिसोर्सेज को बहुत बढ़िया तरीके से, एफिशिएंट तरीके से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ठीक है एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो वो खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर उसमें कोई कंसिस्टेंसी वाला कंसेप्ट रहता ही नहीं है। पोटेंशियल फॉर रिसोर्स कंस्ट्रेंट बिटवीन प्रोजेक्ट्स, और एक टाइम पर एक ही प्रोजेक्ट में आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया तो दूसरे प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एक दिक्कत आ जाती है जो कि इसका एक ड्रॉबैक है। अब फ्लैट और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जिसमें सबसे कम क्या होती है, बोल सकते हो हायरार्की होती है विद अ ब्रॉड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब जब एक ही बंदे के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और जो डिसीजन मेकिंग होता है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से होता है। इससे लोगों के अंदर ऑटोनॉमी, मतलब जो खुद से डिसीजन लेने वाली इंप्लाइज की ऑल लेवल पे बढ़ जाती है। की फीचर्स क्या है, फ्यू मैनेजमेंट लेवल होते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मल हायरार्की से कम मैनेजमेंट लेवल इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ब्रॉड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ब्रॉड का मतलब है कि एक बंदे के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और इंप्लाइज को इंपावर किया जा सकता है, इंप्लॉय इंपावरमेंट पे क्या हो सकता है, फोकस हो सकता है। एग्जांपल, मैनी स्टार्टअप एंड स्मॉल टेक कंपनी ऑपरेट विद फ्लैट स्ट्रक्चर टू फोस्टर इनोवेशन, ठीक है, मतलब जहां पर हायरार्की की जरूरत नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से काम कर सकता है। इससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, इंप्लाइज इजीली इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है आप उसको भी क्या कर सकते हो, फास्ट स्पीड से कर सकते हो। रिड्यूस ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी तो हो गई नहीं क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन लिमिटेशन क्या है, पहले तो ओवरलोड हो सकता है, दूसरा रोज की क्लैरिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्यों, क्योंकि हर कोई बराबर स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है तो किसी को पता ही नहीं है कि मेरा काम है या ये मेरे बराबर वाले का काम है, तो वो उसमें क्या हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो सकती है। देन आ जाता है हॉलार्की स्ट्रक्चर, जिसको हॉलबॉक्सी स्ट्रक्चर बोले जाता है। अ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर वेयर अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टीम और सर्कल्स, ईच सर्कल हैज स्पेसिफिक रोल विद इन व्हिच टीम वर्किंग ऑटोनॉमी टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब इसमें क्या कर दिया जाता है बेटा कि आपकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब वो अपनी जिम्मेवारी नीचे वाले लोगों को दे देती है और उनको पूरी जिम्मेवारी दी जाती है। वेयर अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स और सर्कल्स, मतलब समझ रहे हो ना
तो जैसे मल्टीपल मैनेजमेंट बोल दिया जाता है तो वो बोल दिया जाता है इसको। तो जिसमें टीम वर्किंग होती है, ऑटोनॉमी दे दी जाती है, सेल्फ मैनेजमेंट होती है, डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटी एंड अडेप्टेबल टीम्स होती हैं। जैसे Zappos अडॉप्ट होलार्की टू क्रिएट मोर अडेप्टिव एंड एम्पावर्ड वर्कप्लेस। इससे इनोवेशन तो प्रमोट होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है और हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, जो एम्प्लॉइज की एंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लिमिटेशन है लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है क्योंकि इसमें रोल्स की क्लैरिटी है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, ये मे भी शायद आपने पहली बार पढ़ा होगा। होलार्की, होलार्की मतलब जो डिसेंट्रलाइज, ठीक है, मेन मैनेजमेंट है, मेन मैनेजमेंट के अंडर एक और मैनेजमेंट है, तो सेल्फ मैनेजमेंट की बात की जाती है कि उनको पूरी जिम्मेवारी दे दी जाती है कि आप ये काम को अपने हिसाब से करो, डू एज यू वांट इट। आप जिस तरीके से इस काम को करना चाहते हो आप उस तरीके से इस काम को करें। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो उससे अकाउंटेबिलिटी निर्धारित हो जाती है। कम्युनिकेशन मैंने बता दिया, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, ये सब चीजें भी क्या हो जाती हैं, इजीली पॉसिबल हो जाती हैं। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कंसिस्टेंसी आ जाती है। जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं दे आर मोर कंसिस्टेंट, वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाते हैं। प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क दैट स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, ठीक है, तो जो प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज करने का काम है वो इसके अंदर किया जाता है। कंसिस्टेंसी इन ऑपरेशंस। देन आ जाता है इंप्रूव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जो कंट्रोल है और जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ जाता है। और स्केलेबिलिटी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कल को ग्रो करना चाहती है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू ग्रो, अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, ऑर्गेनाइजेशन को और आगे जाना है, तो उस केस में आप इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। यू कैन इजीली टेक द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल नहीं होता है लेकिन मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजमेंट बना दी जाती है, ठीक है, इट इज नॉट इनफॉर्मल, फॉर्मल ही रहेगा, लेकिन फर्क क्या है, मैनेजमेंट अपनी जिम्मेवारी डिसेंट्रलाइज, ठीक है, इनफॉर्मली बोल सकते हो, यू कॉल इट डिसेंट्रलाइज, वो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें अंदर ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन लीड होते हैं वो अपने अंदर कुछ और लोगों को लेके आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। क्लियर है? बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है, आज इतना ही करेंगे। पीडीएफ में दे दूंगा, आई थिंक एचआरएम की इंग्लिश वाली दे दी थी, हिंदी वाली रह गई थी, तो ये पीडीएफ में दोनों कंबाइन करके मतलब अलग अलग दोनों अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ये वाली भी हिंदी वाली भी और इंग्लिश वाली भी। आप अपनी तरफ से एक बार पढ़ के आइएगा जो आपका मेन पोर्शन, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी यूनिट है, तो जो पेंडिंग का पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तब तक आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इस यूनिट से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इस सवाल में, इस यूनिट में से जो आपका वो आता है ना, मोटिवेशन और लीडरशिप, जो लीडरशिप की थ्योरीज है वो ज्यादा पूछी जाती है। हाँ, बाकी सारी क्लासेस होंगी 11:30 बजे पेपर 2 की, हमें 20 तक ये सब चीजों को खत्म कर देना, इसलिए आपकी 70% से वो वाइंड अप कर देती है। मैं